नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं साइकोलॉजी की कक्षा में, जिसमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास ये होगी, क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि अगर हम सीटेट की बात करें, चाहे वो हम यूजीसी नेट की बात करें, चाहे वो हम केबीएस, एनबीएस, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा जो विद्यालय शिक्षक की भर्ती परीक्षा होने वाली है उसकी बात करें, या किसी भी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित अगर बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से सीडीपी में आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस अवस्थाओं से संबंधित, अर्थात मानव विकास की अवस्थाओं से संबंधित पूरे नॉलेज आपके पास होंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं, और साथ ही कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम अपने क्लास पर आते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं, अर्थात स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो आज का जो दौर है वो बहुत सारे अनुसंधानों का दौर है। हालांकि बहुत प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो मानव की जो विकास अवस्थाएं हैं वो उसमें बंटवारा होते आ रहा है। आज का अनुसंधान दौर है, तो बहुत सारे अनुसंधानों के कारण हम इन अवस्थाओं में विभेद कर सकते हैं। हालांकि आज भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच इसमें तकरार है, कुछ थोड़ा बहुत पहले मानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बाद में मानते हैं। आज भी तकरार जारी है, लेकिन एक अगर संपूर्ण अनुसंधानों को अगर हम एक जगह पर लाने की कोशिश करें या एक पटरी पर लाने की कोशिश करें तो इन अवस्थाओं को इस प्रकार से बांटा जा सकता है। हालांकि अब अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेजेस हैं, ये जो अवस्थाएं हैं मानव विकास की, इसमें अवस्थाओं को इस प्रकार से बांटा गया है कि उसमें जो कुछ बदलाव होते हैं, कुछ जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर ही इसमें बदलाव की अवस्था पाई गई है। तो पहली जो अवस्था है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि इसमें आज भी बहुत सारे अलग अलग लोग मानते हैं, लेकिन एक प्रकार से तो मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो शैशवावस्था इसको पहली अवस्था मानी गई है। हालांकि आप देखेंगे तो वहाँ पर गर्भावस्था वगैरह यहाँ से चालू होती है, लेकिन ये शैशवावस्था जिसको कि हम जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ काल की अवस्थाएं होती हैं। इसमें मूल तौर पर हम देखेंगे तो सांवेगिक विकास बहुत तेजी से होती है। सांवेगिक विकास होता है। फिर आप मानसिक विकास की बात करें तो बहुत तेजी से मानसिक अवस्थाओं का विकास होता है, मानसिक गति बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आप बात करें तो इसमें मूल रूप से बच्चा क्या होता है तो माता पिता या अभिभावक पर संपूर्ण रूप से आधारित होता है, क्योंकि वो सक्षम संपूर्ण रूप से कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, जिसके कारण से एक प्रकार से हम यूं कहें कि ये मूक की अवस्थाएं होती हैं। अगर ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मान लीजिए सपोज अगर मूक की अवस्था की, हालांकि हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा सा बच्चा होता है जो जन्म ही लिया है, अगर उसको भूख लगती है तो वो अपने क्रंदन के माध्यम से, रोने के माध्यम से माता को खाना देने के लिए क्या करता है तो प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से चूंकि ये संपूर्ण रूप से बच्चा क्या होता है तो अपने माता पिता या अभिभावक पर जो है वो संपूर्ण रूप से आधारित होता है। और इस काल में आप देखेंगे तो प्यार और स्नेह का ये काल होता है कि बच्चा को जो प्यार देगा, बच्चा को जो स्नेह करेगा, उसके पास वो जाने की कोशिश करता है। तो ये मुख्य तौर पर ये मानसिक अवस्था के लिए बहुत लाभदायक अवस्था है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है बाल्यावस्था। हालांकि अगर हम देखेंगे तो बाल्यावस्था, इसको अलग से संपूर्ण एक अवस्थाओं को संपूर्ण एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन चूंकि आपके अंदर भी उतना नहीं है, चूंकि देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो ये अगर हम इन बाल्यावस्था को देखें तो हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो अवस्थाएं होंगी वो पूर्व बाल्यावस्था
और दूसरा जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था। इस पूर्व बाल्यावस्था को हम 2 से 6 वर्ष में विभाजित कर सकते हैं, और ये जो उत्तर बाल्यावस्था है इसको हम 6 से 12 वर्ष में विभाजित कर सकते हैं। अब ये जो बाल्यावस्था होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है, खास करके किसी भी मानव विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल अगर माना गया है, स्वर्णिम काल अगर माना गया है, तो इस बाल्यावस्था को ही माना गया है। अब अगर देखेंगे तो इसमें 2 अवस्थाओं को सन्निहित किया गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं। इसमें अब ये शैशव अवस्था से बाल्यावस्था की ओर, बाल्यकाल की ओर प्रवृत्त होने लगता है बच्चा। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा भाषा विकास अगर देखेंगे, भाषा विकास की तरह से अगर देखेंगे तो सबसे सुनहरा काल ये जो भाषा विकास के दृष्टिकोण से, ये जो पूर्व बाल्यावस्था का काल है, वो भाषा विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें अगर देखेंगे तो मानसिक विकास में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, सांवेगिक विकास में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। आप अगर देखेंगे तो इसमें नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात हम अनुकरण कह सकते हैं कि जो जो बड़े लोग करेंगे वो बच्चा भी करता है। चाहे अगर मान लीजिए कि अगर घर में पढ़ने का माहौल है, बच्चा अपने आप किताब उठा करके पढ़ने लगता है। अगर घर में टेलीविज़न या मोबाइल देखने की प्रवृत्ति है तो बच्चा भी उसी चीज़ों को देखने लगता है, बच्चा भी मोबाइल देखेगा, बच्चा भी टेलीविज़न देखेगा। अगर घर में खेलने का माहौल है, बच्चा भी खेलने की तरफ अग्रसर होगा। अर्थात वो जिस भी प्रवृत्ति की ओर, अगर वो वातावरण जो भी वो चीज़ में देखेगा, बच्चा जो भी देखेगा उन चीज़ों पर वो हावी हो जाएगा। भाषा दृष्टिकोण से ये सर्वोत्तम काल माना गया है। साथ ही अगर देखेंगे तो सामाजिकरण में ये तेजी से वृद्धि इसमें होती है इस अवस्था में, और नकल करने की प्रवृत्ति बहुत तेज से होती है। तो फिर आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसको कि हम उत्तर बाल्यकाल के नाम से जानते हैं। तो ये जो अवस्थाएं होती है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था को क्रॉस करके अब यहाँ पर जब नकल करने की प्रवृत्ति थी तो नकल करने की प्रवृत्ति यहाँ पर थी। अब यहाँ पर जिज्ञासु प्रवृत्ति हो जाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति जो बच्चों का होता है वो जिज्ञासा करने लगता है, ये क्या है, किस प्रकार का है, किस तरह से है, क्यों है, कहाँ है, किस तरीके से है, हर एक चीज़। इसमें सामाजिक गतिविधियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसमें मानसिक गतिविधियां भी बहुत तेजी से बढ़ती है, इसमें सांवेगिक, इसमें भाविक जो प्रवृत्ति होती है वो अत्यंत तेजी से बढ़ती है। सामाजिक गतिविधि में इसमें अगर सामाजिकता का विकास देखेंगे तो इसमें सामाजिकता का विकास बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें आप देखेंगे इस अवस्था में, अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में आप देखेंगे तो समलैंगिकता की ओर बच्चा प्रेरित होता है, ज़्यादा वो प्रभावित होता है। अर्थात इसमें समूह बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें समूह के साथ खेलना बच्चों को पसंद होता है, और अगर लड़का है तो लड़के के साथ खेलेगा बच्चा, ज़्यादातर देखा गया है। अगर लड़की है तो लड़की लड़कियों के साथ ज़्यादातर खेलने का, और वो भी समूह में खेलना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें इसीलिए सामाजिकता का विकास, क्योंकि समूह में खेलना बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए सामाजिकता का विकास होता है, नैतिकता का विकास होने लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चा नियम और कानून के बारे में वो ज़्यादा समझदार बनने लगते हैं, उसमें ज़्यादा वो रुचि रखते हैं, अनुशासन में ज़्यादा रुचि रखते हैं। पढ़ने के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पढ़ने में बच्चा ज़्यादा रुचि रखने लगता है।
ये खोजी दृष्टिकोण हो जाता है, दृष्टिकोण जो है वो खोजी हो जाता है कि क्या है, किस प्रकार का है। फिर ये घूमने की प्रवृत्ति भी इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें जो विशेषताएं हैं इस उत्तर बाल्यावस्था में होती हैं। फिर आता है मुख्य तौर पर ये तीसरी अवस्थाएं हैं किशोरावस्था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था जिसको कि हम 12 से 18 वर्ष तक की गणना कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो कुछ लोग 12 से 18 नहीं बल्कि 19 तक, कुछ लोग 13 से 19 तक, क्योंकि इसी को टीन एज भी बोलते हैं। आप सुने होंगे कि टीन एज का मतलब होता है 12 में टीन नहीं लगता है, तो 13 में अर्थात 13वां जो वर्ष होता है वहां से 13 चालू होता है और 19 अर्थात 19वां तक चलता है। इसीलिए बहुत लोग उसको 13 से 19 मानते हैं, बहुत लोग 12 से 18, लेकिन आज के दृष्टिकोण में ये जो माना जा सकता है वो सबसे उत्तम माना जा सकता है 12 से 18। अब ये इसमें जब सामाजिकता का विकास होता है तो निश्चित तौर पर इसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। अब इसमें आप देखेंगे कि समलैंगिकता का विकास होता है, समूह की भावना का ज़्यादा विकास होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि विपरीत लिंग के प्रति इसमें आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। इस किशोरावस्था में विपरीत लिंग के साथ अगर लड़का है तो लड़के के प्रति आकर्षण ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, अगर लड़की है तो लड़कों के प्रति तेजी से आकर्षण बढ़ने लगता है। वो इस कारण से होता है क्योंकि इस अवस्था में आप देखेंगे तो एक प्रकार से मानसिक परिपक्वता आने लगती है। मानसिक परिपक्वता आने लगती है इस अवस्था में। अब जब मानसिक परिपक्वता आने लगती है, साथ ही आप अगर देखेंगे तो जो मानव विकास है अर्थात जो उसका बॉडी का विकास है उसमें भी उसकी कोशिकाओं का विकास बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उसके कोशिकाओं में बहुत परिवर्तन होने लगते हैं, उसके यौनांगों में बहुत तेजी से विकास होने लगता है। तो जो ये विकास का जो एक अलग, क्योंकि अभी तक यहाँ 6 से 12 वर्ष तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य विकास हो रहा था, खास करके बॉडी में बहुत अत्यधिक परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 से 18 वर्ष की अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं, कोशिकाओं में जो परिवर्तन होते हैं, यौनांगों में जो परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से वो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी से सहन नहीं कर पाता है या उसको पचा जल्दी से नहीं पाता है, जिसके कारण से उसकी जो प्रवृत्ति है वो विपरीत लिंगों के प्रति उसका ध्यानाकर्षण बहुत तेजी से एट्रैक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके कारण अगर मान लीजिए कि अब बच्चा का जो मानसिक अवस्था है वो भी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, तो इसमें बच्चा क्या समझने लगता है कि नहीं, जो मैं समझता हूँ वही सही है, जो अगर उसके हिसाब से सब कुछ हुआ तो वो बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से बहुत कुछ नहीं हुआ तो वो समझता है, अपने से सामने वाले को समझता है कि ये हमारा दुर्विरोधी है। तो चाहे इसमें कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिक्षक को अपना बच्चा विरोधी मान लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत कह रहा है तो उसमें शिक्षक भी उसके संग दें। अगर माता पिता को भी कई बार वो अपने से ज़्यादा विरोधी मान लेते हैं, क्योंकि वो देखता है कि नहीं, अरे फलाने के जो माता पिता हैं वो पैसा देते हैं, ये करते हैं, घूमने के लिए ले जाते हैं, इस प्रकार से ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता तो बहुत खराब हैं, हमारे टीचर्स तो बहुत खराब हैं, हमारे ये तो बहुत खराब हैं। अर्थात दोष देने की जो अवस्था भी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको आंधी और तूफान का एज जो कहा गया है, इसी के कारण कहा गया है। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर आवश्यक चीज़ें होती हैं तो इसमें बच्चों के ऊपर गाइडेंस रखना। बच्चों के ऊपर अगर सही गाइडेंस रखा जाता है तभी वो बच्चा सही मार्ग पर
वो चला जाता है, क्योंकि और अगर नहीं तो फिर गलत रास्ता, फिर बहुत ज़्यादा गलत रास्ता पकड़ लेता है। इसीलिए खास करके चाहे शिक्षकों का हो, चाहे वो माता पिता का हो, अभिभावक का हो या समाज का हो, इस एज में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों में। फिर आप देखेंगे तो नशे की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से अगर क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलत चीज़ें जो होती है वो बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करता है। सही चीज़ें उतना आकर्षण नहीं दे पाता है, लेकिन गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित करता है। इसीलिए गलत के मतलब अभिभावक को या शिक्षक को इस बात पर बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए कि उसका जो संगी साथी है, उसका जो घूमने वाला दोस्त है, वो किस प्रकार का है, वो किस माहौल में जाता है, बच्चा कहाँ कहाँ पर क्या क्या करता है। इन सारी चीज़ों पर, अगर गतिविधियों पर अगर नज़र रखा जाए तो निश्चित तौर पर इसी अवस्था में अगर गलत की ओर प्रवृत्त होता है तो सही की ओर भी इसी अवस्था में प्रवृत्त होता है। अगर बच्चों को मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिले तो निश्चित तौर पर यहाँ से उसका जो है वो विकास बहुत 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 तेजी से हो जाता है, और अच्छा विकास या बुरा विकास ये अवस्था तय करता है। किशोरावस्था जो है वो बच्चा किस दिशा में जाएगा, ये अवस्था सबसे ज़्यादा तय करता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट 4 नंबर, युवावस्था। युवावस्था या युवा प्रौढ़ावस्था इसको बोला जाता है। इसको आप 18 से 40 वर्ष रख सकते हैं। इसको युवावस्था को या युवा प्रौढ़ावस्था कई बार कहा जाता है। तो युवावस्था को कई बार मतलब ये 18 से 40 की श्रेणी में रखा जाता है, कई बार वो 18 से 35 भी रखा जाता है। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि मतभेद बहुत सारे हैं, लेकिन एक सामान्यीकृत अगर करने के बाद हम इसको 18 से 40 वर्षों तक रख सकते हैं। इस अवस्थाओं में क्या होता है कि ये जो अभी तक मानसिक अवस्था थी ये परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें परिपक्वता जो है वो स्थायी भाव में आ जाता है, अपने संपूर्ण स्थायी भाव में आ जाता है। किसी बात पर कोई भी विचार करेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, तो वो बहुत गहरा चिंतन करने के बाद ही करेगा। उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये जो टीन एज था, किशोरावस्था जो था, उसमें क्या होता है, बच्चा क्या होगा, क्या उसका परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, उससे कोई बहस नहीं है। जो मुझे करना है वो करना है, हर हाल में करना है, जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन इस अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। इस अवस्था में क्योंकि जो मानसिक अवस्थाएं हैं वो अपनी परिपक्वता का स्थायी भाव में आ जाता है, और इसमें सोचने, समझने, चिंतन करने, तर्कशील करने, मतलब हर एक चीज़ को बारीकी से सोचने की, उसका परिणाम तक क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इन सारे तर्कों पर विचार करते हुए, चिंतन मनन करते हुए ही किसी बात पर डिसीजन लेता है। इसीलिए इसको डिसीजन मेकर की अवस्था भी कई बार कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से इसमें सब कुछ पाने की अवस्था ये माना गया है कि मतलब इसमें जो है वो शोहरत, सम्मान, ये सब सारी चीज़ें इसमें पाने की अवस्था इसको माना गया है। फिर आपका आता है 5वां आता है युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था इसको कई बार युवा प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। इसको आप कहेंगे प्रौढ़ावस्था को तो इसमें 40 से लेकर के 65 वर्ष, 40 से लेकर के 65 वर्ष की अवस्था, जैसे कि मैंने कहा कई बार ये 18 से 35 देता है, तो वो 35 से फिर 60 की अवस्था को दे देता है। तो ये एक संपूर्ण तर्क के मुताबिक ये 40 से 65 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जिस प्रकार से इसमें संपूर्ण परिपक्वता के साथ होता है, इस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में जाते जाते फिर वो एक प्रकार से यहाँ इस प्रकार से आप ऐसे इन तीनों अवस्थाओं को आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये जो किशोरावस्था है यहाँ तक,
मतलब शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, अगर ये इसका ग्राफ अगर इस प्रकार से जाता है तो इस युवावस्था में जाकर के ये एकदम से इस प्रकार से हो जाता है, एकदम पटरी, एकदम सामान्य हो जाता है। फिर यहाँ जो प्रौढ़ावस्था है, यहाँ से धीरे धीरे क्षयात्मक अवस्था पर आने लगता है। ये आप कह सकते हैं कि ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अर्थात यहाँ तक आप इसको शैशवावस्था मान लीजिए, यहाँ तक आप बाल्यावस्था मान लीजिए, यहाँ तक आप किशोरावस्था मान लीजिए, इसको आप युवावस्था मान लीजिए, और यहाँ इसको आकर के आप प्रौढ़ावस्था मान सकते हैं। इस प्रौढ़ावस्था में आकर के जो व्यक्ति हैं उसके चाहे वो बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, शारीरिक थकान बहुत तेज़ी से आने लगता है, जो झुर्रियाँ हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्षयात्मक चीज़ें उसमें ज़्यादा आता है। इसमें सम्मान पाने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे तेज़ होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था के बाद छठा जो आता है वो वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ये 65 अबव से ऊपर। अब ये 65 से ऊपर जो है वो वृद्धावस्था होती है। इसमें संपूर्ण तरीका से अगर यहां तक हम मान लें तो यहां पर संपूर्ण तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो कार्य करते हैं, या आप यूं कहें कि इसमें धार्मिकता की ओर प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें मतलब तीर्थस्थल पर घूमने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें आध्यात्मिक, धार्मिक रुझानों के प्रति, सांस्कृतिक रुझानों के प्रति जो होता है वो बहुत तेज़ी से उसका रुझान हो जाता है। और इसमें ये जो अवस्थाएं होती हैं वो एक प्रकार से धार्मिकता को प्रवृत्त कर देता है। राम भजन करना या जिस मान लीजिए कि जिस क्या कह सकते हैं कि धर्म में हैं, उस धर्म से संबंधित अपने जो ईश्वर हैं उनको भजने की प्रवृत्ति हो जाती है। और यहाँ पर आके ये क्षयात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको क्षयात्मक अवस्था कहा जाता है, अर्थात एकदम से जीर्ण शीर्ण अवस्था कहा जाता है। मुझे लगता है कि इस मानव अवस्थाओं को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।